नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और इन्फॉर्मेटिव एपिसोड में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सिस्टम के बारे में जो हर इंडियन के जीवन में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर। आपने बैंक के नाम तो जरूर सुने होंगे, जैसे एसबीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसीआई हो गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंडिया का बैंकिंग सिस्टम कितना बड़ा है और कितने लेयर्स में डिवाइड है, और कैसे हर एक बैंक का अपना रोल होता है। चलिए आज हम इस पूरे बैंकिंग नेटवर्क को समझते हैं, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से लेकर कोऑपरेटिव बैंक्स तक, प्राइवेट बैंक से फॉरेन बैंक्स तक। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो इंडियन बैंक सिस्टम दो मेजर पार्ट्स में डिवाइड है, ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है? ये वो इंस्टीट्यूशन है जो आरबीआई के कंट्रोल में काम करता है। इनका स्ट्रक्चर सिस्टमेटिक होता है और इसमें आते हैं कौन कौन से? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आता है, कमर्शियल बैंक आता है, कोऑपरेटिव बैंक आता है। ठीक है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या होता है? ये इंडिया का सेंट्रल बैंक है, करेंसी करेंसी इशू करता है, मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है और बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करता है। कमर्शियल बैंक में क्या होता है? ये बैंक जो होते हैं वो बिजनेसेस, इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस को फाइनेंशियल सर्विस देते हैं। और इसमें जो है पब्लिक सेक्टर बैंक्स होते हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स होते हैं, फॉरेन बैंक्स होते हैं, सब आते हैं। कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होते हैं? ये बैंक्स जो है वो कम्युनिटी लेवल पर काम करते हैं और कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अंडर रजिस्टर्ड होते हैं। दूसरा क्या टाइप था हमारा? अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है कि ये वो इंस्टीट्यूशन है जो आरबीआई के डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं होता है, जैसे कि मनी लेंडर्स, इंडिजियस बैंकर्स, नीडीज और छोटी बोरिंग। ठीक है, छोटी बोरिंग्स, इनका स्ट्रक्चर इनफॉर्मल होता है। ठीक है। तो इन स्मॉल टाइम बोरिंग्स एंड नीडीज, दिस सेक्टर कंसिस्ट ऑफ इंडिजियस बैंकर्स, मनी लेंडर्स और स्मॉल टाइम बोरोइंग्स एंड नीडीज एक्सेट्रा। अब बात करते हैं शेड्यूल और नॉन शेड्यूल बैंक की। ओके, शेड्यूल और नॉन शेड्यूल से पहले हम लोग बात करते हैं सेंट्रल बैंक्स क्या होता है। सेंट्रल बैंक्स आर बैंक्स होते हैं, दे गारंटीड स्टेबल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल पॉलिसी फ्रॉम कंट्री टू कंट्री एंड प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। ये होते हैं सेंट्रल बैंक्स में। ठीक है। टिपिकली क्या होता है? फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक इंक्लूड करता है इम्प्लीमेंटिंग मॉनेटरी पॉलिसी, मैनेजिंग फॉरेन एक्सचेंज एंड गोल्ड रिजर्व्स, मेकिंग डिसीजंस रिगार्डिंग ऑफिशियल इंटरेस्ट रेट्स, acting as a banker to the government and other banks, and regulating and supervising the banking industry. These banks जो होते हैं वो बाई करते हैं गवर्नमेंट डेब्ट को, have a monopoly on the issues of paper money, and often act as a lender of last resort to commercial banks। ठीक है। It controls and coordinate currency and credit policies of any country। ठीक है। ये होती है ये होती है सेंट्रल बैंक के काम होते हैं। तो अब क्या हो गया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। ठीक है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो होता है सेंट्रल बैंक एंड सुप्रीम मॉनेटरी अथॉरिटी होता है। फिर उसमें दो टाइप्स आते हैं, जैसे स्ट्रक्चर्ड बैंक आते हैं और नॉन स्ट्रक्चर्ड बैंक आते हैं। तो स्ट्रक्चर में क्या होता है? पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, फॉरेन बैंक्स, आरआरबीज और शेड्यूल कोऑपरेटिव बैंक, ये सारे आते हैं। और पब्लिक सेक्टर बैंक्स में क्या होता है? नेशनलाइज बैंक्स भी आते हैं। नॉन शेड्यूल बैंक में क्या आते हैं? लोकल एरिया बैंक आते हैं और चिट फंड्स आते हैं। ठीक है। तो अब बात करते हैं शेड्यूल और नॉन शेड्यूल बैंक्स की। तो शेड्यूल बैंक्स क्या होता है? ये जो बैंक है ना, वो जो ये जो है आरबीआई एक्ट 1934 के सेकंड शेड्यूल में लिस्टेड है, और इनका पेड अप जो कैपिटल है कम से कम 5 लाख होना चाहिए। ये बैंक हर वीक अपनी एक्टिविटीज आरबीआई को रिपोर्ट करते हैं। ठीक है। और ये सारी चीज़ें जो है वो इतनी में कही गई है, मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया। नॉन शेड्यूल बैंक क्या होता है? ये बैंक जो होते हैं वो सेकंड शेड्यूल में नहीं आते, और इनका जो सीआरआर जो होता है वो आरबीआई के पास नहीं होता है।
बल्कि ये खुद मेंटेन करते हैं। ये आरबीआई से नॉर्मल बैंकिंग के लिए लोन नहीं ले सकते और सिर्फ इमरजेंसी में अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है। अब आते हैं हम लोग शेड्यूल बैंक्स इन इंडिया और पब्लिक सेक्टर बैंक्स। ठीक है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स वो होते हैं जिसमें गवर्नमेंट का 51% या उससे ज़्यादा शेयर होता है। इनका मेन फोकस जो होता है वो प्रॉफिट नहीं होता, वो पब्लिक सर्विस होता है। ठीक है। और नेशनलाइजेशन हिस्ट्री जो होता है इसमें क्या क्या है। 1969 में इंदिरा गांधी जी ने 14 बड़े कमर्शियल बैंक्स को नेशनलाइज किया। ठीक है। फिर 1980 में 6 और बैंक्स को नेशनलाइज किया गया। ठीक है। उससे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं, ये फॉलोइंग द लिस्ट ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक्स ऑफ इंडिया। ठीक है। जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, इन सारे में ये जो परसेंटेज दिया हुआ है ना, ये सारे गवर्नमेंट के शेयर होल्डिंग हो गए, शेयर होल्डिंग परसेंटेज है। जैसे कि इंडियन बैंक में, यूनियन बैंक में, कैनरा बैंक में सबसे ज़्यादा किस में देखते हैं हम लोग, 92.4 है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है। फिर सबसे ज़्यादा है इंडियन ओवरसीज बैंक में, गवर्नमेंट का शेयर होल्डिंग स्टेक। ठीक है। दूसरा क्या है, नेशनलाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स। ठीक है। तो ये क्या होता है, 1969 में इंदिरा गांधी ने 14 बड़े कमर्शियल बैंक्स को नेशनलाइज किया था। फिर 1980 में क्या हुआ कि 6 और बैंक्स को नेशनलाइज किया गया। 6 बैंक को नेशनल किया गया। तो मेजर पब्लिक सेक्टर बैंक जो होता है 2021 के हिसाब से, तो उससे पहले क्या है, उससे पहले हम लोग कहते हैं फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ बैंक्स विच गेट नेशनलाइज्ड इन 1969। ठीक है। तो इलाहाबाद हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो गया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो गया, कैनरा बैंक, देना बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज, ये सारे बैंक हो गए। ठीक है। तो ऑन 15 अप्रैल 1980 में द बैंक्स विथ मोर देन 200 करोड़ ऑफ रिजर्व गॉट नेशनलाइज हो गए। ठीक है। तो 6 बैंक जो ऐसे थे जो नेशनल प्रोवाइड देयर बेटर क्रेडिट कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ओवर द फाइनेंशियल सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। दीज बैंक्स क्या थे, आंध्रा बैंक हो गया, कॉर्पोरेशन बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, और पंजाब एंड सिंध बैंक, और विजया बैंक। ठीक है। मर्जर ऑफ नेशनल बैंक के मर्जर्स कौन से हुए, तो द इंडियन गवर्नमेंट जो अडॉप्ट कर दिया गया न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को 1991 में, और इट एनविसेगेज्ड envisaged greater role of banking sector for the development of the country. In order to provide a better economy of scale, government adopted the policy of merger of nationalized bank, which was carried 1993 से 2017 और 2019 और 2020 में। ठीक है। तो मर्जर ऑफ न्यू बैंक एंड पंजाब नेशनल बैंक का मर्जर हुआ 1993 में। फिर क्या हुआ कि एसोसिएट बैंक्स ऑफ एसबीआई एंड देयर मर्जर्स, उसके एसोसिएट बैंक्स और एसबीआई के उसके मर्जर्स हुए। ठीक है। तो 1959 में द गवर्नमेंट जो पास हुआ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को एक एक्ट लाया। अंडर दिस एक्ट 8 एसबीआई सब्सिडरीज वेयर मेड। ठीक है। और 1963 में एसबीआई जो है मर्ज हो गया स्टेट बैंक ऑफ जयपुर में, फाउंडेड इन 1943, एंड स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, फाउंडेड इन 1941, टू फॉर्म द स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर। स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र मर्जर हुआ विद एसबीआई इन 2008 में। और 2010 में स्टेट बैंक ऑफ इंदौर जो हुआ मर्ज हो गया एसबीआई में, लिविंग द एसोसिएट बैंक्स ऑफ एसबीआई टू 5 इन द नंबर। तो 1 अप्रैल 2017 को 5 एसोसिएट बैंक ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया महिला बैंक मर्ज हुआ विद एसबीआई। ठीक है। स्टेट बैंक रिपेल एंड अमेंडमेंट एक्ट 2018 प्रोवाइड करता है लेजिस्लेटिव क्लियरेंस इन द मर्जर ऑफ द 5 सब्सिडरी बैंक्स विद एसबीआई। ठीक है। भारतीय महिला बैंक क्या होता है, विच वाज मर्ज्ड इन विद एसबीआई इन 2017, was founded in 19 नवंबर को 2013 को by an act of parliament. The first branch of this bank was inaugurated by former Prime Minister Manmohan Singh, with its headquarters in Mumbai. ठीक है। It is focused on providing banking facilities exclusive to the women. As of January 2021, it is fully owned, I'm sorry by SBI। SBI ने fully owned और subsidized कर लिया। ठीक है। और क्या हो गया, मर्जर ऑफ
ठीक है, और मर्जर्स क्या हो गया, 1993 से लेकर 2020 तक मर्जर्स हुए, ठीक है, जैसे कि विजया बैंक हो गया और देना बैंक जो का मर्जर हुआ बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ, ठीक है। बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ 2019 में मर्जर हुआ, इलाहाबाद बैंक का मर्जर हुआ इंडियन बैंक के साथ 2020 में, और भारतीय महिला बैंक का मर्जर हुआ एसबीआई के साथ, जो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा, ठीक है। और क्या हो गया इसमें, और 12 नेशनलाइज बैंक्स ऑफ इंडिया हो गए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे क्या, प्राइवेट सेक्टर बैंक। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स क्या होते हैं, प्राइवेट बैंक्स वो होते हैं जो इंडिविजुअल या प्राइवेट एंटिटीज का के ओनरशिप में होते हैं, लेकिन लाइसेंस जो होता है वो आरबीआई से मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया प्राइवेट बैंक्स होते हैं, ठीक है। तो इनके कुछ फॉलो अप गाइडलाइंस फॉर एस्टैब्लिश्ड हैं इनके कुछ। तो सिर्फ इंडियन नेशनल्स जो होते हैं ये प्राइवेट बैंक को खोल सकते हैं, इंडियन होना जरूरी है, ठीक है। ओनली इंडियन नेशनल्स कैन ओपन द प्राइवेट सेक्टर बैंक, ठीक है। और क्या होता है, मिनिमम पेड अप कैपिटल जो होता है 500 मिलियन होना चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, 2 साल के अंदर स्टॉक एक्सचेंज जो में लिस्ट होना जरूरी है, ठीक है। 2 साल के अंदर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होना जरूरी है। और रियल एस्टेट और स्टॉक मार्केट कंपनी ने प्राइवेट बैंक नहीं खोल सकते, ठीक है। रियल एस्टेट और स्टॉक मार्केट कंपनीज जो है वो प्राइवेट बैंक नहीं खोल सकते। पब्लिक सेक्टर कैन नॉट एस्टैब्लिश अ प्राइवेट बैंक, ठीक है। टाइप्स ऑफ प्राइवेट बैंक कौन कौन से होते हैं, ओल्ड प्राइवेट बैंक होते हैं, न्यू प्राइवेट बैंक सेक्टर होते हैं, और क्या होता है, और तो नहीं है शायद, ठीक है। दो ही होते हैं, दो टाइप के प्राइवेट बैंक होते हैं, ठीक है, दो टाइप के प्राइवेट बैंक्स होते हैं। तो जो 1969 में नेशनलाइज नहीं हुए, ठीक है, ओल्ड प्राइवेट सेक्टर क्या होते हैं जो 1969 में नेशनलाइज हुए थे। द बैंक्स विच वे आर नॉट नेशनलाइज एट द टाइम ऑफ नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक दैट took place during 1960 are known as the old private sector banks, or these were not nationalized because of their small size and रीजनल फोकस। और न्यू प्राइवेट सेक्टर जो 1991 के बाद रिफॉर्म्स के बाद आए, ठीक है। तो ये सारे जो है वो रिफॉर्म्स के बाद है, न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो थे वो रिफॉर्म्स के बाद आए। तो पॉपुलर प्राइवेट बैंक्स जो होते हैं, वो पॉपुलर प्राइवेट बैंक्स कौन कौन से हैं, वो हम लोग होते हैं, लिस्ट ऑफ प्राइवेट बैंक्स होते हैं, सिटी यूनियन, एचडीएफसी बैंक हो गया, आईसीआईसी बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, बंधन बैंक हो गया, यस बैंक हो गया, एचडीएफसी और फर्स्ट बैंक हो गया। ये सारे हमारे टोटल जो है वो 21 प्राइवेट बैंक्स अभी हैं जून 2021 के हिसाब से, ठीक है। तो जून 2021 तक 21 जो है 21 प्राइवेट बैंक्स अभी तक खुले हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं फॉरेन बैंक्स की तरफ। फॉरेन बैंक्स इंडिया में ब्रांचेस या रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस के थ्रू ऑपरेट करते हैं, जैसे आरबीआई से अप्रूवल लेना पड़ता है इन लोगों को। तो फॉरेन बैंक जो होते हैं वो अलाउड करते हैं, अलाउ इट टू ऑपरेट इन इंडिया थ्रू ब्रांचेस एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसर्स ऑफिसेस के थ्रू, ठीक है। टॉप फॉरेन बैंक्स कौन कौन से हैं, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है, 96 ब्रांच है उसकी। एचएसबीसी है, उसके 50 ब्रांचेस हैं। सिटी बैंक हो गया जो 42 ब्रांचेस हैं। रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड हो गया, उसके 31 ब्रांचेस हैं, ठीक है। तो ये बैंक्स जो है मेनली इंटरनेशनल ट्रेड और हाई एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए काम करते हैं। नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास, रीजनल रूरल बैंक्स, ठीक है। ये आरआरबीज जो है, आरआरबीज का एम है रूरल एरियाज में बैंकिंग सर्विसेज देना। ये 1975 में गांधी जयंती के दिन शुरू हुए थे, ठीक है, नरसिम्हा कमेटी के रिकमेंडेशन पे, ठीक है। नरसिम्हा कमेटी का रिकमेंडेशन हुआ था तब ये सारे बैंक शुरू हुए थे। तो ऑनरशिप स्ट्रक्चर में क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो लेता है वो 50% इसका स्टेक होल्डर रहता है, स्टेट गवर्नमेंट 15% रहता है उसके पास, स्पॉन्सर बैंक्स कितने रहते हैं, 35%। तो स्पॉन्सर बैंक के पास 35% रहते हैं। तो प्रथम बैंक फर्स्ट आरआरबी का कहाँ खोला था, प्रथम बैंक मुरादाबाद यूपी। और उसको स्पॉन्सर किसने किया था, सिंडिकेट बैंक ने स्पॉन्सर किया था। तो आरआरबी अमेंडमेंट एक्ट 2015 क्या कह रहा है कि ऑथराइज कैपिटल जो होना चाहिए वो 2000 करोड़ होना चाहिए, ठीक है। स्पॉन्सर बैंक का सपोर्ट अब 5 साल से ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। कैपिटल रेज करने की परमिशन जो है प्राइवेट सोर्सेज से भी मिल गई है। और डायरेक्टर का
टेन्योर जो है वो 3 साल हो गया है, ठीक है। मार्च 2020 तक इंडिया में 43 RRBs हैं, ठीक है। 43 RRBs मार्च 2020 तक इंडिया में है मौजूद, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें बोली गई हैं। नेक्स्ट क्या है, कोऑपरेटिव बैंक। तो कोऑपरेटिव बैंक कम्युनिटी जो लेवल है, कम्युनिटी लेवल पर काम करता है, ठीक है। अर्बन और रूरल दोनों एरिया में काम करता है, और नन प्रॉफिट और नन नो लॉस मॉडल पे काम, ठीक है। तो ये बैंक्स जो होते हैं वो प्रॉफिट के लिए नहीं, कम्युनिटी सर्विसेज के लिए काम करते हैं, ये सारे कोऑपरेटिव बैंक्स जो होते हैं, ठीक है। और इसका टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव बैंक कितने कितने टाइप्स का होता है, 2 टाइप का होता है, स्टेट कोऑपरेटिव और डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। तो स्टेट कोऑपरेटिव क्या होता है, स्टेट लेवल पर एपेक्स बैंक होता है, जैसे कि स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, जो इसका मतलब होता है प्रिंसिपल कोऑपरेटिव सोसाइटी इन स्टेट, द प्राइमरी objective which is the financing of the other cooperative society in the state. These are the apex of cooperative banks of the state, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट या सेंट्रल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो होते हैं, यूसीबीज, ठीक है। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करते हैं, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करते हैं। तो रजिस्टर अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट ऑफ द रिप्रेजेंट रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट। द सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक जो होता है आर इन द डायरेक्ट टच विद द स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स। यूसीबीज हैविंग अ मल्टी state presence are registered under the multi-state cooperative societies act and are regulated by the central government. It serve as a link between PCS and SSB, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, रेगुलेशन क्या होता है कि आरबीआई की बैंकिंग जो रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंडर में मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो एक्ट होता है के थ्रू रेगुलेट होते हैं, अगर मल्टी स्टेट प्रेजेंस हो तो ये बैंक्स जो होते हैं वो पीसीएस प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी के साथ मिलकर एक स्ट्रॉन्ग लोकल फाइनेंशियल नेटवर्क बनाते हैं, ठीक है। तो नेशनलाइज बैंक्स ऑफ इंडिया कौन कौन से ही है, नेशनलाइज पहले क्या, बैंक ऑफ बड़ौदा है, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, बड़ौदा में है, और फाउंडेड बाई 20 जुलाई 1908। और नेशनलाइज कब किया, नेशनलाइजेशन कब हुआ था, 1969 में। पंचलाइन इसका क्या है, इंडियाज इंटरनेशनल बैंक, ठीक है। दूसरा है बैंक ऑफ इंडिया, ये हेडक्वार्टर मुंबई में है, 7 सितंबर 1906 में फाउंडेड हुआ था। नेशनलाइजेशन का हुआ 1969 में। और पंचलाइन क्या है, रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग। बैंक ऑफ महाराष्ट्र हेडक्वार्टर का है पुणे में, फाउंडेड क्या हुआ 16 सितंबर 1935 में। और नेशनल 1969 में हुआ था। और वन फैमिली वन बैंक इसका पंचलाइन है। चौथा क्या है, कैनरा बैंक है, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, फाउंडेड देख सकते हो 1906 में। सबका नेशनलाइजेशन 1961 है। 88 इसका पंचलाइन क्या है, इट इज़ इजी टू चेंज फॉर दोज हु यू लव, टुगेदर वी कैन, ठीक है। नेक्स्ट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में 21 दिसंबर 1911। और इसका पंचलाइन क्या है, बिल्ड अ बेटर लाइफ अराउंड अस। इंडियन बैंक हेडक्वार्टर का है चेन्नई में, और 5 मार्च 1907 में इस फाउंडेड हुआ। और पंचलाइन क्या है, टेकिंग बैंकिंग टेक्नोलॉजी टू कॉमन मैन, योर टेक फ्रेंडली बैंक। ओके, सातवां क्या है, इंडियन ओवरसीज बैंक, ठीक है। ओवरसीज कहाँ पे है, चेन्नई में है, और 1971 में फाउंड हुआ था। गुड पीपल टू ग्रो विथ। नेक्स्ट है पंजाब एंड सिंध बैंक, न्यू दिल्ली में, 28 24 जून 1908। वेयर सर्विस इज अ वे ऑफ लाइफ। पंजाब नेशनल बैंक, न्यू दिल्ली में, द नेम यू कैन बैंक अपॉन, ठीक है। स्टेट बैंक और एसबीआई, 1 जुलाई 1955 को, मुंबई महाराष्ट्र इंडिया में। और एरिया सर्व कहाँ करता है, वर्ल्ड वाइड सर्व करता है। पंचलाइन क्या हो गया, प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स। यूको बैंक का कोलकाता में, 6 जनवरी 1943 में, हॉनर्स योर ट्रस्ट। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मुंबई में, 11 नवंबर 1919, गुड पीपल टू बैंक विथ, ठीक है। यहाँ पे ये ख़त्म होता है। तो थोड़ा समरी कर लेते हैं इसको। तो दोस्तों, इंडियन बैंकिंग सिस्टम के एक लेयर्ड स्ट्रक्चर है, हर लेयर का अपना रोल होता है, ठीक है। आरबीआई सबसे ऊपर है, रेगुलेटर के टॉप पे, टॉप में होता है, टॉप रेगुलेटर के रूप में काम करता है, ठीक है। सबसे ऊपर आरबीआई होता है। फिर कमर्शियल बैंक्स इकोनॉमिक को फ्यूल देते हैं, आरबी जो होते हैं वो रूरल डेवलपमेंट में मदद करते हैं। कोऑपरेटिव बैंक जो होते हैं वो कम्युनिटी के एम्पावर करते हैं। और प्राइवेट बैंक जो होते हैं वो इनोवेशंस और कंपटीशन लाते हैं। और फॉरेन बैंक जो होते हैं वो ग्लोबल कनेक्टिविटी बनाते हैं। तो ये सिस्टम मिलकर इंडिया की इकोनॉमी को
चलाता है, ठीक है, ग्रो करता है और हर सिटीजन को फाइनेंशियल एक्सेस देता है, ठीक है। तो आपको कौन सा बैंक टाइप सबसे इंटरेस्टिंग लगा? क्या आपके एरिया में आरआरबी या कोऑपरेटिव बैंक है? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना ही भूलना। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।